हेलो एवरीवन, अगेन यू आर वार्म वेलकम टू आवर न्यू फैमिली आइडियल ट्यूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कुमार और हम सीख रहे हैं इंग्लिश का पोस्टमार्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सीनियर्स का क्लास है जो कि सुबह 8 बजे आता है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप इस परिवार पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी किए। देखिए, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रामर सेक्शन को कवर करने की कोशिश की थी। आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। पहले ट्रांसलेशन क्लास में हम लोगों ने कुछ एक ट्रांसलेशन कैसे कैसे बनाया जाता है, छोटे सेंटेंस से बड़े बड़े सेंटेंसेस किस तरीके से बनाया जाता है, मैंने आपको करके दिखाया था। तो आज हम लोग सीखेंगे, चाहे वो देखिए ट्रांसलेशन का काम सिर्फ ट्रांसलेट करने में नहीं आता है। चाहे आप किसी के सामने बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, हर जगह आपका ट्रांसलेशन का काम आता है। किस किस तरीके से आता है आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा रीडिंग में आता है, राइटिंग में आता है, लिसनिंग में आता है, स्पीकिंग में आता है। देखिए, जब आप किसी के सामने बोलते हैं वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। जब आप कोई ऐसे राइटिंग करते हैं, जब आपको कहीं पे एप्लीकेशन लिखना है, अगर आप किसी एग्जाम में मतलब कुछ लेटर्स लिखना है, एसेज लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, कुछ भी लिखना है, वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें इसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए आज हम लोग सीखेंगे। आज हमारा ट्रांसलेशन का दूसरा क्लास है। अगर आप पहली क्लास नहीं देखें तो मैं आपके लिए एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाइएगा और अपना फर्स्ट क्लास ट्रांसलेशन में हम लोगों ने किस तरीके से टैकल करने की कोशिश की थी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हमारा होगा ट्रांसलेशन का सेकंड डे और आज हम लोग सीखेंगे किस किस तरीके से हम ट्रांसलेशन को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ट्रांसलेशन में अगर मैं बात करूँ, एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए। एक सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, होता है वर्ब, होता है और अदर पार्ट्स होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट होता है, मैंने आपके लिए लिख भी लिया है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है अदर पार्ट्स। मैं अदर पार्ट्स की बात करूँ तो अदर पार्ट्स में हमारा ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने लिखने की कोशिश करूँ, मैं कह सकता हूँ राम इट्स अ बनाना। राम एक केला खाता है। क्या है ये? राम एक सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है, ये बनाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें दिक्कत कहाँ पे होती है, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की होती है कि हम सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, वर्ब कैसे चूज़ करें, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, टेंस कौन सा होना चाहिए। अगर टेंस प्रेजेंट का दिखा रहा है फिर भी हमें फ्यूचर का लगाना पड़ता है, लेकिन जब फ्यूचर का होता है फिर भी हमें प्रेजेंट का लगाना पड़ता है। तो इन तरीकों को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ये हम लोग क्लास के अंत में एक ट्रिक सीखेंगे, जिस ट्रिक की वजह से आप चाहे जिस तरीके का भी सेंटेंस हो, छोटे छोटे जो भी सेंटेंस आते हैं, मीडियम टाइप के जो भी सेंटेंस आते हैं, आप उस सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। लेकिन इस ट्रिक को जानने से पहले हमें कुछ एक बेसिक को जानना जरूरी होगा जो इस ट्रिक को कंप्लीट करेगा। तो बने रहिए अंत तक, वेट कीजिए, सीखिए, समझिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि एक सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए। फिलहाल हम ये देखेंगे कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, हालांकि इस चीज़ को मैंने शायद दूसरी क्लास में कवर कर लिया है कि एक सेंटेंस कैसे बनकर तैयार होता है। मैं उस चीज़ को फिर से रिकैप कर देता हूँ। उसमें से एक दो चीज़ें मैं हटा लिया हूँ, बस मोटा मोटा चीज़ें आपके सामने लिख लिया हूँ। पहला होगा हमारा लेटर्स, जो भी सबसे छोटा छोटा होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, करते करते जो हमारा जेड तक होता है, वो होता है हमारा लेटर्स कहलाता है। उसके बाद लेटर के बाद हमारा वर्ड बनता है, वर्ड के बाद फ्रेज बनता है, फ्रेज के बाद क्लॉज बनता है और क्लॉज के बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है हमारा सेंटेंस तैयार होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम सेंटेंस तैयार करने की कोशिश करते हैं तो सेंटेंस हमारा शुरू होता है किससे? उसमें लेटर्स होते हैं, लेटर्स के बाद हमारा वर्ड का आता है, वर्ड के बाद फ्रेज आता है, फ्रेज के बाद क्लॉज होता है, फिर जाके हमारा एक सेंटेंस तैयार होता है। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, क्या होता है? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ होती है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। और इस प्रेडिकेट की अगर आप ध्यान ध्यान से देखिएगा तो इस प्रेडिकेट में आपको होता क्या क्या है। प्रेडिकेट में आपका होगा वर्ब होगा, जिसे हम क्रिया कहते हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट भी प्रेडिकेट के अंदर ही आता है। तो कहने का मतलब क्या है, सेंटेंस के अंदर हमारा दो होता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमारा होगा वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं फिर से उसी सेंटेंस को लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही सेंटेंस को लिख रहा हूँ, क्योंकि इस सिर्फ उसी सेंटेंस से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे राम सब्जेक्ट, इट्स ए मैंगो, ध्यान दीजिएगा, इट्स ए मैंगो एक प्रेडिकेट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट में है, ये क्या है? वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? सोचकर बताइए। आप मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
अब देखते हैं अगला कि सबसे ज़रूरी बात हमारे लिए ये होता है, अभी मैंने बताया शुरू में कि जब कभी भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है हमें सब्जेक्ट को चुनना। जब हम सब्जेक्ट का चुनाव करना सीख जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 50% आपका सेंटेंस बनाने का काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। किस तरीके से ख़त्म हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक हॉट ट्रिक सीखेंगे। उस ट्रिक को सीखने से पहले कुछ हमारा जो बेसिक तैयार होता है, हम उस बेसिक के बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप जितने भी सेंटेंसेस आते हैं आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, अगर मैं कहने की कोशिश करूँ सब्जेक्ट क्या होता है, मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ें भी होती है सब कुछ, मतलब सजीव से लेकर निर्जीव तक, लिविंग हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, कुछ भी हो, सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला हमारा डूअर होगा। क्या होगा? डूअर होगा, जो करने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और जो एक होता है हमारा नॉन डूअर, जो नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट 2 है, एक होता है डूअर, एक होता है नॉन डूअर। जो डूअर होता है, जैसे डूअर करने वाला कौन होता है? जो लिविंग थिंग्स, जो जिंदा होता है, जिसके अंदर जीवन यापन होता है, उसे हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। तो कह सकते हैं जब कभी भी हम डूअर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम डूअर की बात करते हैं तो हमारा लिविंग थिंग्स आएगा, और जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो हमारा एक नॉन डूअर तैयार होता है। नॉन डूअर को हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। जो कि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप मार्क करके रख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। जब कभी भी आप नॉन लिविंग थिंग्स एज ए सब्जेक्ट आप देखेंगे तो उसके बाद हमेशा एक्सुलरी वर्ब, उसके बाद हमारा वर्ब का तीसरा रूप आता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा, फिर से वही चीज अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, राम इट्स अ बनाना, ये हो गया हमारा डूअर। डूअर क्या है? राम है। खा क्या रहा है? बनाना खा रहा है। कर क्या रहा है? खा रहा है। ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को नॉन लिविंग को डूअर बनाने की कोशिश करूँ तो बनाना क्या है? अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग्स है, एक नॉन डूअर है। अगर मैं इसका बनाने की कोशिश कह सकते हैं अब बनाना, अभी हम लोगों ने सीखा कि एक्सुलरी वर्ब इसके बाद आता है। किसके बाद आता है? नॉन लिविंग थिंग्स के तुरंत बाद क्या आता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जैसे हम कह सकते हैं बनाना इज ईटन, क्या है? V3 है, ईटन बाय राम। अब यहाँ से हम एक चीज और सीख सकते हैं, जो हमारा डूअर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डूअर होता है वो हमारा टेंस का काम करता है। किससे काम करता है? टेंस का काम करता है। और जो हमारा नॉन डूअर होता है, जो हमारा नॉन लिविंग होता है, वो हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, वो हमारा वॉइस जैसा काम करता है। तो ये सीखा हम लोगों ने कि सब्जेक्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से हम इसे टैकल करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट नेवर बी जस्ट अ सिंगल वर्ड और नेम। क्या है मतलब? कि सब्जेक्ट जो होता है वो कभी एक नहीं होता है। वो किसी को भी, जैसे मैंने राम लिखा था तो सिर्फ और सिर्फ राम नहीं होता है, श्याम नहीं होता है, यू नहीं होता है, आई नहीं होता है, वी नहीं होता है, शी नहीं होता है, ही नहीं होता है। इसके अलावा भी 2 या 3 शब्दों से मिलकर हमारा सब्जेक्ट तैयार होता है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूँ मेरा प्यारा दोस्त, मैं और मेरे माता पिता, कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे पहले से लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ही लिखा है मैंने, राम एक सब्जेक्ट है, शी एक सब्जेक्ट है, ही एक सब्जेक्ट है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ये भी एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माई फ्रेंड है, माई सब्जेक्ट और बेस्ट फ्रेंड नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ एक सेंटेंस कि मेरा बेस्ट फ्रेंड फील्ड में खेल रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड फील्ड में खेल रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड दुकान चला रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को अगर हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो कह सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड इज रीडिंग, माई बेस्ट फ्रेंड इज टीचिंग, माई बेस्ट फ्रेंड इज प्लेइंग। कहने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो माई बेस्ट फ्रेंड है ये हमारा किस चीज में काम करेगा? किस चीज के रूप में काम करेगा? एक सब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं पायल एंड हिज पेरेंट्स, पायल और उसके माता पिता, अभिषेक एंड हिज गर्लफ्रेंड, अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड, नारद्स मदर, नारद की माता, योर टीचर तुम्हारा शिक्षक, माई स्टूडेंट्स मेरे छात्रगण। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप एक शब्द से ज्यादा भी आपको दिखे तो वो भी हमारा सब्जेक्ट के अंदर ही काउंट। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कभी भी एक शब्द से ज्यादा हमको दिखेगा, मैं बार बार इस चीज को दोहराने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये घुस जाए। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। अब तक हम लोगों ने सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, किन किन तरीकों से हम इसे सीख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कंडीशन लगाया जा सकता है। अब उसके बाद आता है, जैसे मैंने लिखा था कि सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब आप 5 होता है, सब जानते हैं। ये हमारा V1 होता है, V का दूसरा फॉर्म होता है, तीसरा फॉर्म होता है, चौथा फॉर्म होता है, ये 5वां फॉर्म होता है। माफ कीजिएगा, ये हमारा
पांचवा फॉर्म है। जब कभी भी हम V1 की बात करते हैं, तो ये हमारा एक प्रेजेंट टेंस तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक प्रेजेंट टेंस तैयार करता है। जब हम V2 की बात करते हैं तो ये हमारा पास्ट टेंस तैयार करता है। और V3 जो होता है वो दो चीजें तैयार करता है। एक तो हमारा ट्रांसलेशन की अगर बात करें, एक सेंटेंस बनाने की बात करते हैं, तो ये हमारा तैयार करता है परफेक्ट के। क्या तैयार करता है? परफेक्ट तैयार करता है। लेकिन ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। क्या? एक पास्ट पार्टिसिपल है। अभी फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसके बारे में हम बाद में ध्यान से समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वर्ब का जो तीसरा रूप होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट का काम करता है। और चौथा जो होता है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का काम करता है। किससे से काम करता है? कॉन्टिन्यूअस का काम करता है। और जैसे ही पांचवे की बात आती है तो ये भी प्रेजेंट का ही काम करता है, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? थर्ड पर्सन के लिए काम करता है। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करूँ, देख सकते हैं यहाँ पे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। क्या है? गो, went, gone, going, goes. Eat, ate, eaten, eating, eats. Put, putting, puts. Cut, cutting, cuts। यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे दो तरीके आपको दिख रहे होंगे। एक जो होता है इसमें हमारा राइमिंग हो रहा है। क्या है? गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटेन। और ये हमारा राइमिंग नहीं है, ये ऐसे ही है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा पहला जो तरीका होता है ये होता है हमारा रेगुलर वर्ब है। और ये जो होता है पुट, कट, तो इस तरीके का जो भी हमारा वर्ब का फॉर्म होता है वो हमारा होता है इर्रेगुलर। क्या होता है? इर्रेगुलर। तो अब देखते हैं, अब तक हम लोगों ने समझ लिया कि सब्जेक्ट का क्या क्या टाइप होता है, वर्ब को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। और अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट किस किस कंडीशन में हमारे सामने आएगा। उसके बाद हम हॉट ट्रिक्स के देखेंगे कि हॉट ट्रिक हमारा क्या होगा, किस तरीके से हम कोई ट्रांसलेशन बड़े आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फिर से आप बोल रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्ट, जिसे हम अदर पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमारा एक सेंटेंस का तरीका होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और हमारा अदर पार्ट्स होता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इस अदर पार्ट्स को किन किन तरीकों से हम समझ सकते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन हम लोग अभी ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और ट्रांसलेशन में अभी हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस में हमारा जब ऑब्जेक्ट आता है या फिर अदर पार्ट्स आता है तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे अगर मैं आपके एक सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर पार्ट्स होता है। देखिए सब्जेक्ट किस पे प्रभाव डालता है? वर्ब पे प्रभाव डालता है। और जो क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, जब क्रिया होती है तो किस पे होती है? अदर पार्ट्स पे होती है, वो ऑब्जेक्ट पे होती है। और जब ऑब्जेक्ट पे कोई इम्पैक्ट डालता है, ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, अदर पार्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब समझते हैं एक एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि प्रीति इट्स एन एप्पल। प्रीति एक सेव खाती है। ध्यान से देखिएगा कि इस सेंटेंस में जो एक्शन लिया जा रहा है किसके द्वारा लिया जा रहा है? प्रीति के द्वारा लिया जा रहा है। किसके लिए? एप्पल खाने के लिए। किसके लिए? एप्पल खाने के लिए। मतलब प्रीति एक सेव खाने की कोशिश कर रही है। सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? सेव पे पड़ रहा है, एप्पल पे पड़ रहा है। एक ना एक दिन इसको खत्म होना ही है। सेव खा रही है तो खत्म होगा ही। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब किसी चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है तो क्या कहलाता है? हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है कि पांडे जी ड्रिंक्स वाटर। ये भी आप देखिए कि पांडे जी कर क्या रहे हैं? पीने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभाव किससे पड़ रहा है? इम्पैक्ट किससे पड़ रहा है? पानी पे पड़ रहा है। यानी पानी भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो ग्लास में पी रहे हो, बाल्टी से पी रहे हो, लोटा में पी रहे हो, बॉटल से पी रहे हो, किसी भी चीज से पी रहे हो, पानी खत्म होगा ही होगा। उस पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो वाटर है हमारा क्या काम कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा फिर से वही कह रहा है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर पार्ट्स होता है। लेकिन इसमें एक बात छुपी हुई है। जब कभी भी, अभी हम लोगों ने सीखा कि सब्जेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है वर्ब पे, और वर्ब का इम्पैक्ट जब किसी भी चीज पे पड़ता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई क्रिया इम्पैक्ट नहीं पड़ती है, उस पर सरपास हो जाती है, यानी उससे उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अगर मैं तोड़ के समझने की
बात करूँ तो कह सकते हैं कि उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, कोई अदर पार्ट्स होता है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, वो सरपास हो जाए। क्या हो जाए? सरपास हो जाए। तो वहाँ पे वो किस चीज के लिए काम करता है? कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि रमेश गोज टू बिहार। रमेश अपने आप में एक सब्जेक्ट है, गोज एक वर्ब है, लेकिन गोज का इम्पैक्ट किससे पड़ रहा है? इम्पैक्ट पड़ रहा है, सरपास हो रहा है। ये सरपास हो रहा है। क्यों सरपास हो रहा है? क्योंकि जब वो रमेश बिहार जाता है, कहाँ जाता है? बिहार जाता है। क्या बिहार पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। बिहार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी, फिर से बोल रहा हूँ, जब कभी भी किसी क्रिया का अदर पार्ट्स पे प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, और जिस पे पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्लियर है? अब देखते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया कि बिहार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई गो टू दिल्ली, आई गो टू मुंबई। इस तरीके से जिस चीज़ पे प्रभाव नहीं पड़ता वो हमारा कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। क्या हूँ? मैं एक शिक्षक हूँ। किस पे फर्क पड़ रहा है? टीचर पे। लेकिन इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। और एक चीज आप और सीख सकते हैं, एक चीज आप और सीख सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का अगर आप वॉइस बना रहे हैं, जैसे अभी अभी हम लोगों ने सीखा था प्रीति ईट्स एन एप्पल, अगर मैं इसको वॉइस बनाने की कोशिश करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एन एप्पल इज ईटन बाय होम? प्रीति। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने एक सेंटेंस का हम लोगों ने वॉइस चेंज कर लिया। लेकिन जब कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हम कह नहीं सकते हैं कि रमेश गोज टू बिहार। इसका हम वॉइस नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते? इसका वॉइस नहीं बना सकते। जब कभी भी हम वॉइस बनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ वॉइस काम करता है और कॉम्प्लीमेंट के साथ ये वॉइस काम नहीं करता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। ये लीजिए हमारा आगे हॉट ट्रिक। अब हम सीखेंगे कि हमारा जो भी ट्रिक होगा किसी भी सेंटेंस को टैकल करने का, हैंडल करने का, वो किस तरीके से होगा। अगर मैं इस हॉट ट्रिक की बात करूँ तो हम लोग देखेंगे इसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, और हमारा सेंटेंस अपने आप बनता चला जाएगा। कैसे बनता चला जाएगा देखते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मैं। कौन सा है? मैं। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आई। अब एक काम करते हैं, जैसे ही आप सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर से आप सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद से आप सीधा लास्ट में जाइए, जैसे कि यहाँ पे। फिर आप इस तरीके से पीछे की तरफ से घूमना शुरू कर दिए। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, फिर उसके बाद क्या है? क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। रोजाना खेलता हूँ, डेली। तो ट्रिक हमारा कैसे तैयार हुआ कि जब कभी भी हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, पहचान जाते हैं, उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि सबसे लास्ट में जाना और लास्ट से उसका वर्ड बनाते या लिखते जाना। क्लियर है? जैसे मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट डेली। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या ये ट्रिक इस पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। राजू अंग्रेजी सीखता है। राजू क्या करता है? राजू एक सब्जेक्ट है, क्या करता है? सीखता है। क्या करता है? सीखता है। लर्न्स, क्या सीखता है? अंग्रेजी सीखता है। अब आप बताइए क्या ये ट्रिक इस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि राजू हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हम लोग पीछे की तरफ से पहले वाले तरफ के जा रहे हैं, यानी पीछे से आगे जा रहे हैं। क्लियर है? हम बाजार जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं हम लोग बाजार जा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम एक क्या है? हम क्या है? सब्जेक्ट है। हम का सब्जेक्ट क्या होता है? हम लोग का सब्जेक्ट क्या होता है? वी होता है। हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। और जा रहे हैं, जा रही है, इस तरीके का अगर हमारा सेंटेंस आता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें हमारा इज एम आर का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम वी देखते हैं, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा ये हमारा पीछे से आ रहा है, जा रहे हैं, वी आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। क्लियर है? ये भी हमारा ट्रिक काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि वे आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। वे आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। वे का मतलब हम कह सकते हैं वे लोग आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। वे अपने आप में क्या है? एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दे। फिर से मैंने कहा आ रहे हैं, दे आर कमिंग। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? क्या करने आ रहे हैं? मिलने आ रहे हैं, कमिंग टू मीट। किससे आ रहे हैं? मुझसे आ रहे हैं, टू मीट मी। कब आ रहे हैं? आज आ रहे हैं, टुडे। क्लियर है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, दे आर कमिंग टू मीट मी टुडे।
यहाँ भी हमारा हॉट ट्रिक जो है वो 100% काम कर रहा है। क्या कर रहा है? 100% यहाँ पे हमारा हॉट ट्रिक काम कर रहा है। और इस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं कि जब कभी भी हमारे सामने सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं और फिर हमारा पीछे से आना शुरू करते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं आज का लास्ट सेंटेंस में हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है अगली कक्षा में श्री कुमार द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाएगी। अब ये काम है आपका। फिलहाल मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए और आप पाइएगा कि इसमें सब्जेक्ट जो है ये ना ही मिस्टर कुमार है तो फिर क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस नहीं है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या है? ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें हमारा अंग्रेजी जो है ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश फिर हम पीछे से आते हैं सिखाई जाएगी। इंग्लिश विल बी टॉट किसके द्वारा सिखाई जाएगी? श्री कुमार के द्वारा सिखाई जाएगी। बाय मिस्टर कुमार। कहाँ पे सिखाई जाएगी? कक्षा में। अगली कक्षा में क्या होगा? नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ भी हमारा ट्रिक 100% काम कर रहा है। कह सकते हैं कि इंग्लिश विल बी टॉट बाय मिस्टर कुमार इन द नेक्स्ट क्लास। अगले कक्षा में श्री कुमार द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हमें इस तरीके का सेंटेंस दिखता है तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं और सब्जेक्ट का चुनाव करने के बाद लास्ट से हम लोग आना शुरू करते हैं और इस तरीके से हमारा सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसान बनता हुआ दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा। आप इस सेंटेंस पे काम कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा क्या है। मैं लिखा यहाँ पे मैं कबड्डी खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? मैं बताइए। कबड्डी। ये दो सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे। पहला सेंटेंस है मैं प्रतिदिन कबड्डी खेलता हूँ। दूसरा है मैं कबड्डी प्रतिदिन खेलता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसको क्या कीजिएगा? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिएगा, इसका इंग्लिश में अनुवाद कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा ट्रिक को फॉलो कर रहा है, कौन सा गलत है और कौन सा ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है आपके मन में, चाहे आंसर आ रहा हो, जवाब आ रहा हो या सवाल आ रहा है। अब जिस तरीके का भी सवाल आ रहा हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से सीखने में हमारे अंदर एक छोटी सी बदलाव आ सकती है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।